हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम करेंगे सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2021 में नए पैटर्न के हिसाब से भाग ए के अंदर यानी कि पार्ट ए के अंदर जो 1 अंक वाले प्रश्न आते हैं यानी कि 1 मार्क क्वेश्चंस जो बोर्ड परीक्षाओं में बार बार पूछे गए सवाल हैं। तो हिस्ट्री क्लास 12th के सैम्पल पेपर सीरीज का ये 5वां सैम्पल पेपर शुरू कर रहे हैं और इस श्रृंखला का ये 25वां वीडियो है। इससे पहले वाले 24 वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर जाकर आप उनको एक एक करके देख सकते हैं, या सैम्पल पेपर के नाम से जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर भी आप उनको देख सकते हैं। तो अगर आप 90+ अंक पाना चाहते हैं तो पूरी श्रृंखला को ज़रूर देखें। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है, द स्टोरी ऑफ आर्कियोलॉजी के लेखक का नाम लिखिए, यानी कि नेम द ऑथर ऑफ द स्टोरी ऑफ आर्कियोलॉजी। तो इस सवाल का जवाब देने के लिए आपका टाइम शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है S.N. राव। तो S.N. राव ने द स्टोरी ऑफ आर्कियोलॉजी लिखी थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, प्रशस्ति और शिलालेख में अंतर स्पष्ट कीजिए, यानी कि एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन कमेंडेशन एंड इंस्क्रिप्शन। तो इसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो प्रशस्ति जो है वो वंश के बारे में बताती है, यानी कि कोई वंश परंपरा किस प्रकार की रही है, किस वंश से वो राजघराना संबंधित रहा है जिसने ये प्रशस्ति लिखवाई है। जैसे इलाहाबाद प्रशस्ति, जबकि शिलालेखों में शासकीय नियम और जनसाधारण के निर्देश और आचार संहिता मतलब नियम कायदे कानून क्या हैं आदि का वर्णन किया जाता है। तो दोनों में डिफरेंस ये है कि प्रशस्ति में आपको किसी वंश के बारे में पता लगेगा, उसके एक तरह से फैमिली ट्री समझ लीजिए, और दूसरा जो है शिलालेख जो हैं उनमें राजा के जो शासन के नियम होते हैं या जनसाधारण को, आम जनता को जो निर्देश दिए जाते हैं या उनकी भलाई के लिए जो कार्य किए जाते हैं या आचार संहिता जो बनाई जाती है, जो कानून नियम कायदे बनाए जाते हैं, उनका वर्णन किया जाता था ताकि सभी को उनके बारे में पता लग सके। क्वेश्चन नंबर 3 है, हड़प्पा की भरण पोषण नीतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों या ऑब्लिक कथन में से कौन सा सही है या है। तो पहला कथन है कि पुरातत्वविद, यानी कि जो पुरानी खोजों को करते हैं, पुरानी वस्तुओं के, पुरानी सभ्यताओं के बारे में खोज करते हैं, तो वो पुरातत्वविद अनाज के जले दानों और बीजों की खोज से आचार संबंधी आदतों के विषय में जानकारी प्राप्त करने में सफल रहे हैं। यानी कि जो जले हुए दाने और बीज मिले हैं उनसे उनके खान पीन की आदतों के बारे में जानकारी मिली है। और दूसरा यह है कि प्राचीन वनस्पति के अध्ययन के विशेषज्ञों ने, यानी कि जो पुरानी वनस्पतियों का अध्ययन करने वाले जो एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने हड़प्पा स्थलों से अनाज के दाने जैसे मोटे अनाज, जौ आदि पाए हैं। और तीसरा है, पुरातत्वविदों के अनुसार पशु पाले जाते थे। तो ये 3 विकल्प हैं, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से सही हैं। तो ऑप्शन ए के हिसाब से केवल 1 और 2 सही है, यानी कि ये दोनों ठीक हैं और तीसरा गलत है। और बी के हिसाब से दूसरा और तीसरा ठीक हैं लेकिन पहला गलत है। और सी के हिसाब से तीनों ठीक हैं और डी के हिसाब से केवल दूसरा ठीक है। तो आपको बताना है कि ABCD में से कौन सा इसका सही उत्तर होगा। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका सही जवाब है सी, यानी कि 1, 2 और 3 तीनों ही सही आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है जो कि एक चित्र आधारित प्रश्न है कि नीचे दी गई मूर्ति को देखिए और पुरातत्वविदों द्वारा दिए गए इसके नाम को लिखिए, यानी कि पुरातत्वविदों ने इसको क्या नाम दिया है उसको आपको लिखना है। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है मातृदेवी, यानी कि मदर गॉडेस। तो इन्हें मातृदेवी कहा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, हड़प्पाई लिपि को रहस्यमयी क्यों कहा जाता है, निम्नलिखित विकल्पों में से सही की पहचान कीजिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार आता रहता है। तो इसमें जो सही विकल्प हैं उसे आपको छांटना है। 4 ये विकल्प हैं। पहला ये है कि यह चित्रात्मक और समरूप थी, और दूसरा ये है कि यह बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। तीसरा है कि यह पढ़े लिखे लोग भी इस लिपि को पढ़ने में समर्थ नहीं हैं।
और आखिरी जो डी है, घ है, वह है कि यह लिखने की सामान्य दशा को दर्शाती है। तो आपको बताना है कि क ख ग और घ या ABCD में से कौन सा उत्तर सही है। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका सही जवाब है ग यानी कि सी, कि पढ़े लिखे लोग भी इस लिपि को पढ़ने में सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि ये अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, इसीलिए यह लिपि अभी भी रहस्य में बनी हुई है। क्वेश्चन नंबर 6 है, चौथी सदी BCE में मगध की राजधानी को कहाँ स्थानांतरित किया गया था, यानी कि वेयर वाज द कैपिटल ऑफ मगध शिफ्टेड इन द 4th सेंचुरी BCE। तो आपको इसका जवाब देना है, तो उसके लिए आपको 5 सेकंड का समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है पाटलिपुत्र, जिसे पटना भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, नीचे दी गई जानकारी को पढ़िए और अशोक द्वारा तीसरी सदी में तैयार और फैलाए गए संदेशों के संदर्भ में इसे जोड़िए। तो जो जानकारी है वो ये है कि सिद्धांत साधारण और सार्वभौमिक थे। सिद्धांतों ने लोगों के जीवन को अच्छा बने रहने के लिए सुनिश्चित किया। अशोक ने इन सिद्धांतों के साथ अपने साम्राज्य को अखंड बनाए रखने का प्रयास किया। तो आपको बताना है कि ये संदर्भ किस प्रकार के थे, किसके बारे में है। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका उत्तर है कि अशोक का धम्म का सिद्धांत जो था, यानी कि बौद्ध धर्म के जिसे वो धम्म कहते थे, उसके जो सिद्धांत थे उनके बारे में यहाँ जिक्र किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, अलवारों के उस मुख्य काव्य संकलन का नाम लिखिए जिसका वर्णन तमिल वेद के रूप में किया जाता था, यानी कि राइट द नेम ऑफ द मेन पोएट्री कलेक्शन ऑफ अलवार्स विच वाज डिस्क्राइब्ड एज तमिल वेदास। तो इसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो ये है कि मुख्य काव्य संकलन का नाम जो है वो नलयिरा दिव्य प्रबंधम है, जिसका वर्णन तमिल वेद के रूप में किया गया है। यानी कि जो अलवारों के जितना भी काव्य है, जो भक्ति में उनकी रचनाएं हैं, उनको नलयिरा दिव्य प्रबंधम के रूप में संकलित किया गया है। और क्योंकि ये तमिल में लिखे गए हैं और तमिलों के लिए ये वेद के रूप में है, तो इसको तमिल वेद का नाम दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, महानवमी डिब्बा से जुड़े अनुष्ठान जो संभवतः सितंबर और अक्टूबर के शरद मासों में मनाए जाते थे को निम्नलिखित में से किस नाम से नहीं जाना जाता है। यानी कि जो महानवमी डिब्बा में जो फेस्टिवल या वहाँ पे त्यौहार जो अनुष्ठान मनाए जाते थे, उनको आज जो है भारत में किन नामों से पुकारा जाता है वो आपको दिए गए हैं, लेकिन आपको ये बताना है कि किस नाम से नहीं पुकारा जाता है। तो पहला कै जो है दशहरा, जो उत्तर भारत में मनाया जाता है यानी कि नॉर्थ इंडिया में, और दुर्गा पूजा जो कि बंगाल के अंदर मनाई जाती है। तीसरा है नवरात्रि या महानवमी, जो प्रायद्वीपीय भारत यानी कि दक्षिण भारत में मनाई जाती है। और घ यानी कि डी है बसंत पंचमी, जो उत्तर भारत में मनाई जाती है। तो आपको बताना है कि कौन सा त्यौहार जो है इनमें ABCD में से जो महानवमी डिब्बा में होने वाले अनुष्ठानों से संबंधित नहीं है। उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी, बसंत पंचमी, जो कि उत्तर भारत में मनाया जाता है, वो महानवमी डिब्बा के अनुष्ठानों से संबंधित त्यौहार नहीं है। तो ये जो डी आंसर है ये इसका यहाँ सही आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स। कि कबीर की बाणियाँ, यानी कि कबीर की जो रचनाएं हैं उनकी बाणियाँ कहलाती हैं। तो उनकी जो काव्यात्मक दोहे वगैरह हैं, बाणियाँ उनकी हैं, तो वो कबीर बीजक, कबीर ग्रंथावली तथा डैश में संकलित हैं। तो कबीर की बाणी जो है 3 ग्रंथों में संकलित है, एक तो कबीर बीजक, कबीर ग्रंथावली, और तीसरे ग्रंथ का नाम आपको यहाँ पर बताना है। तो उसको आपको यहाँ लिखना है। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब।
तो इसका जो सही जवाब है वो है आदि ग्रंथ साहिब, जो कि सिखों का पवित्र धर्म ग्रंथ है। और इसमें गुरु गोबिंद सिंह जी ने, जो सिखों के 10वें गुरु थे, अपने पिता गुरु तेग बहादुर के जो 9वें गुरु थे उनकी बाणी जोड़कर इसे गुरु ग्रंथ साहिब का नाम दिया था। तो इसी आदि ग्रंथ साहिब में जो कबीर की बाणी जो है वो संकलित हैं। तो काफ़ी अधिक संख्या में कबीर की बाणी इसमें ली गई है। सिख गुरुओं के अलावा अन्य भी धर्म गुरुओं की बाणी है, लेकिन कबीर की बाणी इसमें मुख्य रूप से सम्मिलित की गई है। क्वेश्चन नंबर 11 है, मीराबाई के गुरु कौन थे, यानी कि हु वाज द मेंटर ऑफ मीराबाई। तो इसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है रैदास, जिन्हें रविदास भी कहा जाता था। तो संत रविदास या संत रैदास जो हैं वो मीराबाई के गुरु थे। क्वेश्चन नंबर 12 जो है एक चित्र आधारित प्रश्न है कि इस चित्र को देखकर पहचानना है कि इसमें क्या बताया गया है। तो इसके बारे में बताने के लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में गीता का उपदेश देना। तो गीता का उपदेश दिया था श्री कृष्ण ने अर्जुन को, जब वो युद्ध से विमुख हो गए थे, अपने भाई बांधवों को अपने सामने देखकर उन्होंने युद्ध करने से इनकार कर दिया था। तो श्री कृष्ण ने उनको गीता का उपदेश देके युद्ध के लिए दोबारा से प्रेरित किया था। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित को क्रमानुसार लिखिए। राइट द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। पहला है संविधान लागू करना, यानी कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश करना, टू इंट्रोड्यूस मोटिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। गैर कार्यपालिका को पूरी तरह विधायिका के प्रति उत्तरदायी बनाना, यानी कि मेक द एग्जीक्यूटिव फुल्ली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटर। और यह है मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू करना, यानी कि इम्प्लीमेंटिंग द सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम फॉर मुस्लिम्स। और ड है राष्ट्र की भाषा के प्रश्न पर धुलेकर का भाषण, यानी कि धुलेकर्स स्पीच ऑन द क्वेश्चन ऑफ लैंग्वेज ऑफ द नेशन। तो आपको इन पांचों को क्रमानुसार लिखना है कि पहले कौन सा हुआ, उसके बाद कौन सा, और सबसे अंत में कौन सा। तो इस तरह से बताना है। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसके साथ ही आपका समय समाप्त हुआ। उम्मीद है आपने इसका उत्तर सही तरीके से बता दिया होगा कि क्या होगा। तो इसका उत्तर जो है वो ये है कि सबसे पहले मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली जो है वो लागू की गई थी, जो कि 1909 में मिल गई थी इनको। दूसरा है कार्यपालिका को पूरी तरह विधायिका के प्रति उत्तरदायी बनाना, और ये जो है 1935 में हो गया था। इसके बाद है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश करना, जो कि 13 दिसंबर 1940 को हो गया था। तो इस तरह से अगला जो है वो है राष्ट्र की भाषा के प्रश्न पर धुलेकर का भाषण, जो कि 12 सितंबर 1947 को हो गया था। और इसके बाद अंतिम जो है वो संविधान लागू करना, जो कि 26 जनवरी 1947 को लागू हुआ था। तो ये इनका क्रम है। तो पहले घ आएगा यानी कि ये, फिर ग आएगा यानी कि ये वाला, और फिर जो है ख आएगा, और उसके बाद ड, और अंत में क। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। नीचे दो कथन अभिकथन ए और कारण आर दिए गए हैं, यानी कि द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट रेशन ए एंड रीजन आर गिवन। अभिकथन ए है कि 20वीं सदी के शुरुआती सालों में गृह विभाग द्वारा तैयार की जाने वाली पाक्षिक रिपोर्ट हर 15 दिन या हर पखवाड़े में तैयार होने वाली जो रिपोर्ट होती है, यानी कि 15 दिन के समय अंतराल को एक पखवाड़ा कहा जाता है। तो जो उस पखवाड़े में रिपोर्ट तैयार होती है उसे पाक्षिक रिपोर्ट कहते हैं। तो इस दिशा में काफ़ी महत्वपूर्ण रही थी गृह विभाग द्वारा जो तैयार की जाती थी। और इसका कारण जो ये दे रखा है कि यह रिपोर्टें स्थानीय इलाकों में पुलिस के मार्फत मिलने वाली सूचनाओं पर आधारित होती थी।
इनमें यह दिख जाता था कि आला अधिकारी यानी कि उच्च अधिकारी जो होते थे क्या देखते थे और क्या मानना चाहते थे। तो ये जो है दो आपको दिए गए हैं अभिकथन और कारण। तो आपको इनमें के आधार पर बताना है कि उपयुक्त अभिकथन और कारण से ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। तो ए है, ए और आर दोनों ठीक हैं और आर ए की ठीक से व्याख्या कर रहा है। बी है कि ए और आर दोनों ठीक हैं परंतु आर उसकी ठीक व्याख्या नहीं करता है। सी है ए ठीक है परंतु आर गलत है। और डी है आर ठीक है परंतु ए नहीं है। तो आपको बताना है ABCD में से कौन सा उत्तर ठीक होगा। उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है ए, यानी कि ए और आर दोनों ठीक हैं और आर ए की ठीक से व्याख्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 है, अवध के नवाब के हटने के बाद वहां के लोगों ने विभिन्न प्रकार से अपना शोक व्यक्त किया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस विषय में ठीक नहीं है। तो ए है देह से जान जा चुकी थी। बी है शहर की काया बेजान थी। सी है कोई सड़क कोई बाजार ऐसा नहीं था जहाँ पर जाने आलम से बिछड़ने पर विलाप का शोर ना गूंज रहा हो। जाने आलम यहाँ अवध के नवाब को कहा गया है, वाजिद अली शाह जी को। और डी जो है कि हर तरफ बच्चे खुशियाँ मनाते हुए मिठाइयाँ बांट रहे थे। तो आपको बताना है कि ABCD में से कौन सा विकल्प है जो ठीक नहीं है। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी कि हर तरफ बच्चे खुशियाँ मनाते हुए मिठाइयाँ बांट रहे थे। तो ये कथन जो है वो सही नहीं है शोक व्यक्त करने वाले मामले में। क्वेश्चन नंबर 16 है कि डैश ने कहा कि मेरा मानना है कि पृथक निर्वाचिका अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती साबित होगी। डैश said that I believe that a separate electorate will prove suicidal for the minorities। तो ये किसने कहा, उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो ये है गोविंद वल्लभ पंत। तो गोविंद वल्लभ पंत ने ये कहा था कि मेरा मानना है कि पृथक निर्वाचिका अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती साबित होगी। इसके साथ ही ये वीडियो समाप्त हुआ। आपने जो कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद। अपना स्कोर कैलकुलेट करके बताइए कि आपको कितने अंक मिले हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाएं और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन दबा के सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। और हो सके जितना इस वीडियो को सोशल मीडिया पर जहाँ जहाँ आप जिस भी प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए हैं वहाँ शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।